हेलो फ्रेंड्स, मैं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, पिछली 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल को, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोन एज। क्या बोला था हमने? स्टोन एज। स्टोन एज को पिछली 3 क्लासों में हमने पढ़ लिया है। अब आपको जो देखना है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ताम्र पाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज जिसको बोला जाता है। देखो, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी इसको लिख देता हूं मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज के बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो कड़ी होती है, उसको हम कह देते हैं ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल इसको इसलिए बोला जाता है कि देखो, ताम्र का मतलब होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जिस समय में तांबा और पत्थर दोनों का मिला करके प्रयोग किया जाता था मानव के द्वारा, उस समय को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ये बात यहां तक समझ आ रही है आप सभी को? तो देखो, इससे पहले हम आपको बता दें कि जिन्होंने हम हमारी पिछली क्लास नहीं ली है, पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो वो तीनों वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा स्टोन एज समझ आ जाएगा। ठीक है, पूरा स्टोन एज आपको समझ आ जाएगा। अब पीछे से हम कहानी को दोहराते हुए चलते हैं आगे, कैसे कैसे किस तरह से आदि मानव ताम्र पाषाण काल में आ गया और किस तरह से आदि मानव इंडस वैली सिविलाइजेशन में चला गया। ये सारा एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग पाषाण काल को पढ़ रहे थे, जब हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे, तो स्टोन एज में हमने सबसे पहले पढ़ा पूरा पाषाण काल। ठीक है। पैलियोलिथिक एज पढ़ा था हमने। पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका काम था केवल और केवल शिकार करना। ठीक है, इसमें हमने एक कहानी आपको बताई थी और उसके बाद हमने बताया था कि भाई, जब ये शिकार करने जाता था, आदि मानव जब जंगलों में शिकार करने के लिए जाता था, तो वहां पर भी तो कुछ हिंसक पशु होते थे। कैसे पशु? कुछ हिंसक पशु होते थे जो कि उसका खुद का शिकार कर लेते थे, जो कि आदि मानव का शिकार कर लेते थे। अब इससे भी आदि मानव को बचना था, तो आदि मानव ने क्या सोचा था कि हम क्यों इनके मुंह का निवाला बने, कैसा एक काम हम लोग कर सकते हैं क्या, कि भाई जो पशु हम बाहर जा करके शिकार करते हैं, जिन पशुओं का, उन्हें हम पालना शुरू कर दें अपने ही घर पर, जहां हम लोग रह रहे हैं, जिन झोपड़ियों में हम लोग रह रहे हैं, वहीं पर उनके आगे इनको बांध लेते हैं किसी वस्तु से। ठीक है, किसी चीज से हम इन लोग को, इनको बांध लेते हैं, और जब हमें भूख लगेगी तभी इनको छोटा कर लेंगे, तभी इनका हम लोग शिकार कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया था, तो हमारा काल कौन सा आ गया था? मध्य पाषाण काल आ गया था। कौन सा काल आ गया था? मध्य पाषाण काल आ गया था। ठीक है, इतिहासकारों ने बताया कि भाई, मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है कि भाई, पूरा पाषाण काल में केवल शिकार करता था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी शुरू कर दिया और दूसरे नंबर पर रखने लगा वो फिर से शिकार को। देखो, शिकार खत्म नहीं करा है अभी तक, शिकार को अभी खत्म नहीं करेगा। ठीक है, पाषाण काल में शिकार तो वो करेगा ही करेगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था, मध्य पाषाण काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पशु पालेगा, जो पशुओं को पालेगा, जो पशुओं का पालन करेगा, उसका ही जिम्मेदारी होगी किसकी? पशुओं के चारे की। पशुओं के चारे की जिम्मेदारी किसकी होगी? इनके मालिक की होगी, जो इन पशुओं को पालेगा। जो इन पशुओं को पालेगा उसी की जिम्मेदारी तो पशुओं को चारे की होगी। अब ये क्या करता था? उस समय इनके पास में खेती तो थी नहीं, मध्य पाषाण काल में खेती नहीं थी। हम आपको बार बार बता रहे हैं, मध्य पाषाण काल में खेती नहीं थी, खेती आई नव पाषाण काल में। कब आई? नव पाषाण काल में। खेती करना शुरू कब किया था भाई हमारा? नव पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में खेती को करना शुरू किया था। अब इनके चारे की व्यवस्था करना मालिक की जिम्मेदारी है। ठीक है, मालिक करेगा इस काम को। ठीक है, अब क्या करता है ये, इधर से उधर मैदानों में लेकर के अपने पशुओं को जाता। जब इस मैदान में इसके पशु चर रहे हैं, तो कुछ समय बाद यहाँ की घास खत्म होगी। जब घास खत्म हो जाएगी, तो इससे दूसरे मैदान में भी हो जाएगा। दूसरे मैदान में जाएगा, यहाँ की घास खत्म हो जाएगी, तो तीसरे मैदान में जाएगा, हो सकता है कि वापस यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो चुका था, होमोसेपियंस का उदय हो चुका था। उससे पहले आदि मानव बंदर की तरह चलता था, वानर की तरह चलता था। और जब होमोसेपियंस आ जाएगा, तो आज के समय के मानव को भी होमोसेपियंस ही बोला जाता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, उस समय आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो गया था। कब? उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, तो हो सकता है कि जब तक इसका इस मैदान की घास खत्म होती होगी, तो उसके दिमाग में आता होगा कि हो सकता है उस मैदान में फिर से घास उग आई हो, तो फिर से वापस भी आ सकता है, या फिर इधर जा सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, कोई दूसरे मैदान देख सकता है, ऐसा कर सकता है।
हमने बात की थी मध्य पाषाण काल में कि आदि मानव घुमक्कड़ जीवन जीने लगा था। कैसा घुमक्कड़? घुमक्कड़ का मतलब समझते हो कि इधर से उधर जाने वाला, इधर से उधर घूमने वाला, उस वाले को कहते हैं घुमक्कड़ जीवन जीने वाला। कैसा जीवन? घुमक्कड़ जीवन। तो आदि मानव का जीवन कैसा हो गया था भाई? घुमक्कड़ हो गया था। कैसा हो गया था? घुमक्कड़ हो गया था। अब आदि मानव जब घुमक्कड़ हो गया तो उसको ऋतुएं परेशान करने लगी, मौसम उसको परेशान करने लगे। किसी जगह अगर वो जाता तो उसको गर्मी ज्यादा लगती, क्या गर्मी ज्यादा लगती, किसी जगह उसको ठंडी ज्यादा लगती, ठंडी ज्यादा लगती, किसी जगह बारिश ही उससे रुकी नहीं, बारिश ही नहीं रुक रही है तो वो क्या करे? क्या? तो उसको क्या करना था? उसको चाहिए था अपने जीवन में स्थायित्व, वो एक जगह रहना चाहता था। अब एक ही जगह रहना चाहता था, और एक जगह आदि मानव कब रहता? जब वो खेती करता। और खेती करने के लिए क्या चाहिए था भाई उसको? पशुओं से हल चलाना जरूरी था। क्या? तो उसने, आदि मानव ने जैसे ही खेती करना शुरू किया, क्या आदि मानव ने खेती करना जैसे ही शुरू किया, तभी हमारे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी थी कि अब क्या आ गया? हमारा नवपाषाण काल आ गया। क्या आ गया? नवपाषाण काल आ गया। फिर नवपाषाण काल को भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और नवपाषाण काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई नवपाषाण काल में किसान के रूप में जितनी वो मेहनत करता था उतना उसे मिल नहीं पाता था। अब वो क्या चाहता था कि हमारी खेती और ज्यादा अच्छी हो, और ज़्यादा अच्छी होगी तो हम और ज़्यादा अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, हमारी मेहनत के अनुसार हमें ठीक ठाक मिल सकता है। और खेती में वो ज़्यादा उन्नति कब होगी? जब वो किसी धातु का प्रयोग करेगा। किसका? किसी धातु का प्रयोग करेगा। और लेकिन अब तक किस क्या प्रयोग करता हुआ है? केवल पत्थर का प्रयोग करता हुआ है। और साथ में वो धातु का प्रयोग जब करेगा तो उसकी खेती अच्छी होने लग जाएगी। यहाँ तक आप सभी को बात समझ आ रही है? तो इतने में आदि मानव को एक धातु नजर आती है जिसका नाम था तांबा। क्या बोला जाता है? तांबा। तांबा धातु जब नजर आती है आदि मानव को, तो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लग जाता है। और जैसे ही खेती में उसने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया तो भाई उसकी खेती ठीक ठाक होने लगी, और वो तांबे का प्रयोग और अधिक से अधिक करने लगा। और जैसे ही उसने पत्थरों के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग करना शुरू किया, हमारे इतिहासकारों ने फिर से एक लकीर खींच दी कि भाई अब ना तो पुरा पाषाण काल है, ना मध्य पाषाण काल है, और ना ही है नव पाषाण काल। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अब पाषाण काल हो चुका है खत्म। ठीक है? केवल पत्थर का काल खत्म हो चुका है। अब क्या आ गया? हमारा ताम्र पाषाण काल आ चुका है, कैल्कोलिथिक एज आ चुका है। ठीक है? ताम्र पाषाण काल, जिसमें ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, तांबा प्लस पत्थर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? एक जगह कार्य कर रहे हैं, तो उसको कह देंगे हम ताम्र पाषाण काल। ठीक है? ये कहानी आपको समझ आती है? भाई हमने आपको बताया था किस तरह से आदि मानव पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में गया, और मध्य पाषाण काल से किस तरह से नव पाषाण काल में गया। ये कहानी अगर आपको आपने समझ ली ना अच्छे से, तो आपको कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी। क्वेश्चन आपको ज्यादातर वनडे एग्जाम्स में यही आते हैं कि किस काल में मानव ने खेती करना शुरू किया, या किस काल में मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया, या कहाँ से सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं। वो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, क्लास में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है? खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से। ठीक है? ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ ली। अब देखते हैं हम ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या कह रहा है कि तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का विवेचन, मतलब तांबे का जो प्रयोग किया गया और उससे क्या क्या लाभ हो चुके हैं, इन चीजों का जो विवेचन किया, इन चीजों का जो उल्लेख किया। तो बीजी चाइल्ड ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, क्या नाम है इनकी पुस्तक का? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है? बीजी चाइल्ड। ठीक है? क्या नाम है इनका? बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में बताया कि तांबे का प्रयोग कैसे हो सकता है और क्या क्या इसके हमारे जीवन में लाभ हो सकते हैं। ठीक है? क्वेश्चन आपको बन सकता है ना कि भाई किसकी पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री? पुस्तक किसकी है? किसकी है? बीजी चाइल्ड की। या आपसे पूछ लेगा कि तांबे के प्रयोग और उसके लाभों का विवेचन सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक में किया? तो किसने किया? बीजी चाइल्ड ने। और पुस्तक कौन सी थी उसकी? व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। ठीक है? चलते हैं आगे। देखिए आगे हम लोगों से क्या कह रहा है। देखिए छोटा सा टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ताम्रपाषाण आसानी से संयम बनाए रखिए और पढ़ लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसी वीडियो में आज में ही कवर हो जाएगा, इतना छोटा टॉपिक है। ठीक है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। क्वेश्चन बनता है आपसे कई बार पूछता है आपसे कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो देखो हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है आप लोगों के लिए, ये डार्क कर दिया है। तो क्या बोलता है? तांबा। क्या? तांबा धातु। प्रागैतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक समझ रहे हो? ऐसा समय जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं,
ठीक है। ऐसा समय जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, तो उस समय को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल तो पढ़ ही रहे हैं, और ताम्र पाषाण काल को भी प्रागैतिहासिक काल में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक या आदि मानव भी हम लोग कह सकते हैं। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि इस चरण में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग जारी रहा। देखो हमसे क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं कि केवल तांबे के, उसके साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग आदिमानव करता रहा है। जरूरी नहीं कि वो तांबा मिल गया तो पत्थर को छोड़ दे, पत्थर का भी प्रयोग साथ साथ करता रहा है, तभी तो इसको ताम्र पाषाण बोला है। भाई तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग करता रहा है, तभी तो इसको ताम्र पाषाण बोला है। ताम्र का मतलब हो गया तांबा, और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। ठीक है, तभी तो इसको ताम्र पाषाण बोला है, कैल्कोलिथिक एज बोला है। वरना हम इसको क्या कह सकते थे? केवल ताम्र काल कह सकते थे, या ताम्र संस्कृति कह सकते थे। पाषाण इसमें नहीं लगा सकते थे ना, अगर पत्थरों का प्रयोग ये इसमें नहीं करता तो। ठीक है, समझ आ रही यहाँ तक बात? क्या पॉइंट है हमारा? ये इस चरण में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग जारी रहा। क्वेश्चन आपसे ही बन सकता है कि किस काल में आदि मानव पत्थर के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग करता था? तो किसमें? ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आता है। के बाद आ जाता है हमारा इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल आहड़। देखिए क्या है ये हमारा? आहड़। आहड़ के नाम पर आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये आहड़ स्थल है हमारा, आहड़ स्थल से बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं, बहुत सारे हमें एविडेंस मिलते हैं कि इसके ताम्र पाषाण के। तो इस कारण इस संस्कृति को आहड़ देखो आहड़ संस्कृति भी कहते हैं, और आहर संस्कृति भी इसको कह देते हैं। बाद में रा भी लगा देते हैं, ला भी लगा देते हैं, दोनों नाम मिल सकते हैं आपको, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आहर संस्कृति या आहर संस्कृति भी किस कारण कहते हैं भाई इसको? आहर स्थान पर बहुत सारे इसके प्रमाण मिलने की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मालवा मृद भांड। मालवा आपको मालूम है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है इस समय मालवा। मध्य प्रदेश, सॉरी, मृद भांड को सभी ताम्रपाषाण काल के मृद भांड में सर्वप्रथम माना जाता है। ठीक है, देखो जो हमारे मालवा के बर्तन है ना, जो मालवा से बर्तन मिले हैं, मृद भांड का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, जो मालवा से हम लोगों को बर्तन मिले हैं, उनमें उन बर्तनों को ताम्र पाषाण काल के सबसे पहले या सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम क्वालिटी के, ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी के, बहुत बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो मृद भांड बर्तन हैं, कहाँ के माने जाते हैं? मालवा के। जो मालवा से प्राप्त होते हैं उन बर्तनों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और साथ में इसमें क्या कह रहा है? मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई में भी दक्षित थे। ठीक है, कताई का मतलब समझते हो? गांधी जी चरखा काटते थे ना, चरखा जिसको बोला जाता है, जिससे कि रुई से धागा बनाते थे। ठीक है, सूत बनाते, धागा बनाते। ठीक है, कताई और बुनाई, बुनाई का मतलब आप समझते हो? स्वेटर जो बुने जाते हैं इसको बुनाई बोलते हैं। ठीक है, स्वेटर बनते हैं ना, ऊन से स्वेटर बनते हैं। ठीक है, इसको बुनाई बोलते हैं। या उस सूत से भी कोई चादरें वगैरह बनती हैं, दरी वगैरह बनती हैं, उसी को भी बुनाई बोलते हैं। ठीक है, तो कताई और बुनाई में दक्षित थे। ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं कि उस समय के जो मानव थे उन्होंने क्या किया? कताई तो की ही की, मतलब रुई से उसने धागा तो बनाया ही बनाया, साथ में उस धागे से कुछ बुनाई भी की, कुछ वस्त्र भी उन्होंने बना लिए थे। क्योंकि वहां से क्या? चरखा मिला है, और तकलिया मिला है। तकलिया जिसपे भाई वो बुनाई करते हैं किसी चीज की, कताई या बुनाई करते हैं किसी चीज की, जैसे कि चादरें वगैरह बनाते हैं ना, तो उससे उसके अंदर कुछ धागा फांस कर वो एक दूसरे से उनको ढकेल देते हैं, जिससे कि चादर हमारी बनती चली जाती है। ठीक है, इसको बोल देते हैं तकलिया। ठीक है, तो चरखा मिला या चरखी भी इसको बोल देते हैं। चरखा मिला और दूसरा तकलिया मिला। ये भी कहाँ से मिले? हमें मालवा से ही मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? मालवा से ही मिले हैं। देखिए मालवा से दो चीजें फेमस हो गई यहाँ पर। एक तो मालवा से जो बर्तन मिले हैं वो ताम्र पाषाण काल के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ बर्तन माने जाते हैं। और दूसरी चीज यहीं से पता लगता है कि जो इस संस्कृति के लोग थे, कताई बुनाई में भी अच्छे से दीक्षित थे भाई, कताई बुनाई भी अच्छे से वो कर सकते थे, क्योंकि वहां से क्या मिला है? हमें चरखा मिला है और तकलिया मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? महाराष्ट्र के दैमाबाद से, कहां से? महाराष्ट्र का है दैमाबाद, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है दैमाबाद, यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, तो देखो रथ चलाता है ना, जिसमें घोड़े जुड़े होते हैं, तो एक
जो चलाने वाला होता है, जिसको ड्राइवर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी रथ में पीछे बैठा हुआ होता है। सांड, गैंडे और हाथी की आकृतियां मिली हैं। देखो 4 आकृतियां मिली हैं, कहाँ से? 4 आकृतियां कहाँ से मिली हैं? एक तो आकृति हमें मिली है रथ चलाते हुए मनुष्य की, कहाँ से? दैमाबाद से, महाराष्ट्र से। दूसरा सांड की आकृति यहाँ से मिली है, और तीसरा मिली है गैंडे की आकृति, और चौथी हाथी की आकृति। ये 4 आकृतियां कहाँ से मिलती हैं हमें? महाराष्ट्र के दैमाबाद से। और यहाँ से ही तांबे के साथ साथ कांस्य की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। देखिए, तांबे की वस्तुएं तो यहाँ से मिली ही मिली, ये हमने डार्क कर दिया थोड़ा, ठीक है। साथ में कांस्य की भी क्या मिलती है हमें? यहाँ से वस्तुएं मिल जाती हैं, कहाँ से? दैमाबाद से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि महाराष्ट्र के दैमाबाद से 4 आकृति मिली। एक तो हमारे रथ चलाते हुए मनुष्य की, एक मिली है सांड की आकृति, और एक गैंडे की आकृति, और एक हाथी की आकृति। ठीक है, देखो रथ चलाते हुए मनुष्य की मिली होगी तो उसके अंदर घोड़े होंगे, रथ भी होगा और मनुष्य भी। ठीक है, सांड एक अकेला जानवर, ठीक है, गैंडा अकेला जानवर, और हाथी एक, ये भी अकेला जानवर। ये 4 आकृतियां हमको मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? दैमाबाद से। चलिए, अब आ गए ताम्र पाषाण युग संस्कृति का महत्व। देखिए, इसका महत्व क्या था? महत्व था इसका, इस काल में अधिशेष उत्पादन होने लगा। तो हमने आपको कहा था कि जब कोई धातु खेती में यूज की जाने लगेगी तो खेती अच्छी होने लगेगी। खेती अगर अच्छी होगी तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? सरप्लस फूड प्रोडक्शन का मतलब है अधिशेष उत्पादन। ठीक है, इतना उत्पादन जो कि हमारी जरूरत से ज्यादा हो जाए। क्या? हमारी जरूरत से जो ज्यादा होता है, जितना हम लोग अपने परिवार वाले खा सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा अगर गेहूं हमारे खेत में हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? सरप्लस फूड प्रोडक्शन बोलेंगे, अधिशेष उत्पादन बोलेंगे, कि हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पाद हो गया है। ठीक है, ज्यादा उत्पादन हो गया है। और दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगा था। देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से अब आप लोग कहानी सुनना शुरू कर दीजिए। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इस काल में अधिशेष उत्पादन होने लगा, और हमने कहा था कि अधिशेष उत्पादन का मतलब होता है सरप्लस फूड प्रोडक्शन। क्या? सरप्लस फूड प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन। सरप्लस फूड प्रोडक्शन मतलब अधिशेष उत्पादन। और हम आपसे कह रहे हैं कि इकोनॉमी का एक नियम हमसे कहता है कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म देगी। मतलब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता में बदल जाएगी। जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा तब तब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता में बदल जाएगी। मतलब जो हमारे ग्रामीण लोग हैं कहाँ पहुंचने लगेंगे? शहरों में पहुंचने लगेंगे। ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन कहाँ पर पहुंचेगी? अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? क्यों ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? देखो, आपकी साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊं, आसान भाषा में समझना है इस चीज को। ठीक है, आपने जरा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्या सरप्लस फूड प्रोडक्शन, क्या अधिशेष। क्या अधिशेष का मतलब हमने आपको बता दिया, हमारी जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा। भाई, आज के समय में ही देख लो, किसी किसान को मान लो उसके घर में 5 क्विंटल गेहूं की जरूरत है। ठीक है, 5 क्विंटल, 500 किलो, 5 क्विंटल गेहूं की जरूरत है, लेकिन उसकी खेती में गेहूं कितनी हो गई? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल हो गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा? उसे तो चाहिए कितना? केवल 5 क्विंटल। तो बाकी जो 10 क्विंटल बचा हुआ है, जो बाकी हमारा 10 क्विंटल बचा हुआ है, उसको क्या करेगा? वो बेचेगा। बेचेगा तो उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, पैसा जब आएगा तो किसान की जो गांव के लोग होते हैं उनके पास जब पैसा आता है वो क्या करते हैं? सीधा एक ही बात सोचते हैं कि एक काम करते हैं, चलते हैं हम शहर। कहाँ पर? शहर चलते हैं, और क्या खरीदते हैं? एक प्लॉट खरीद लेते हैं भाई हम। क्या? एक प्लॉट खरीद लेते हैं। शहर जाते हैं, एक प्लॉट खरीद लेते हैं। जब वो प्लॉट खरीदेगा तो अगले साल फिर से हो सकता है सरप्लस में आ जाए, उसकी उसका जो उत्पादन हो फिर से सरप्लस में आ जाए, मतलब अधिशेष हो जाए। ठीक है, अधिशेष हो जाए तो हो सकता है कि उस प्लॉट के ऊपर एक बिल्डिंग बना दे। क्या? बिल्डिंग भी बना सकता है। जब वो बिल्डिंग बना देगा तो हो सकता है कि उसका कोई बच्चा या उसके घर से कोई भी, या कोई भी परिवार उसमें आकर के रह सकता है, या बाहर से कोई आकर के उसमें रेंट पर रह सकता है। तो भाई, आप एक बात बताइए, जो उसने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई, ठीक है, उसमें कोई ना कोई रहेगा जरूर। तो शहरी सभ्यता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जनसंख्या शहर की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वहां पर जो आबादी होगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही कारण होता है कि जब जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता है तब तब रूरल सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन को जन्म दे देती है। मतलब ग्रामीण सभ्यता शहरी सभ्यता को जन्म देती है, शहरी सभ्यता को बढ़ावा देती है। कारण यही है कि अगर जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो लोग अपने पास में पैसा रखकर खाएंगे नहीं, उसे क्या करेंगे? कहीं काम
कामयाब जगह लगाना चाहेंगे, ठीक है, उससे उससे कोई ना कोई काम अपना बढ़ाना चाहेंगे, कोई ना कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे। और बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे? देखो, बिजनेस के लिए हर एक इंसान को कहाँ जाना पड़ता है? शहर जाना। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। हमने बात की यहाँ पर मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगा। देखो उस समय क्या हुआ, जब अधिशेष उत्पादन हुआ, जब किसी के पास चावल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हम ऐसा करते हैं यार, इस चावल से थोड़ा गेहूं बदल लेते हैं किसी। तो उस समय मोहरें थी नहीं, उस समय पैसा नहीं था। वो गेहूं से चावल बदल सकते थे, चावल से गेहूं बदल सकते थे, मसूर से उड़द बदल सकते थे, उड़द से मसूर बदल सकते थे, या कोई और मूंग, जो भी दाल बदल सकते थे, यही काम करते थे। ये मान लो जिसे चावल, जिसके पास चावल ज्यादा है, अगर वो चाहता है मसूर, तो उसे ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसके पास मसूर हो। जिसके पास गेहूं ज्यादा हो, अगर वो चाहता है जौ, तो ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसके पास जौ ज्यादा हो। तो फिर ऐसा ये लोग करते कि भाई क्या करते हैं हम लोग, एक गांव हमारा ये है, एक गांव हमारा ये है, एक ये है, बहुत सारे गांव हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक, यहाँ पर बीच में एक जगह देख लें। क्या? यहाँ पर बीच में एक जगह देख लें, जिसको जो चीज चाहिए वो यहाँ से बदल करके ले जाएगा। अब धीरे धीरे लोग अपनी, क्योंकि जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा था, कि भाई अधिशेष उत्पादन होने लगा था, सभी लोग तांबा लगाने लगे थे, अपने हल में तांबा लगाने लगे थे, तो खेती उनकी अच्छी होने लगी। जब खेती अच्छी होने लगी, तो वो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास अगर गेहूं ज्यादा है तो चावल ले लेते हैं, और चावल ज्यादा है तो गेहूं ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक एक दूसरे के घर घूमने से अच्छा है, हम क्या करें, एक बीच में एक जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर हम सभी लोग आकर के आदान प्रदान कर लिया करेंगे, अपनी बदले वस्तुओं को बदल लिया करेंगे, इनका विनिमय कर लिया करेंगे। विनिमय का मतलब होता है बदलना, ठीक है। अब जैसे ही लोग इधर से आने लगे, कुछ इधर से आने लगे, कुछ इधर से आने लगे, अब यहाँ पर भी लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि यार हमें आने में काफी टाइम लगता है, क्या हो सकता है कोई पशु हम पर हमला भी कर दे। हम क्या करें, जब हमारे पास इतना है तो हम हो सकता है यहीं पर घर बना दें। तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर घर बनाने शुरू कर दिए। और आपने देखा होगा, जो गाँव के भी जो मेन अड्डे होते हैं, जहाँ पर की बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वहां पर फीलिंग ऐसी आती है जैसे कि हम लोग शहर में हैं। बहुत सारे यहाँ पर घर बन गए, ठीक है, बहुत सारे जब घर बन गए, तो यहाँ पर एक शहर, पूरा का पूरा शहर बस गया। और हमने कहा था कि जब शहर बस जाएगा, तो शहर कहाँ पर आ जाएंगे, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ जाएंगे। तो कहानी आपको समझ आई कि किस तरह से आदि मानव निकला पाषाण काल से और आ गया कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि भाई तांबे का उसने प्रयोग कर दिया, और उसकी खेती ठीक ठाक होने लगी। खेती जब ठीक ठाक हुई, तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना था, उससे वस्तुओं का विनिमय भी करना था, और वस्तुओं का विनिमय करने के लिए भी उसे जाना पड़ता था। तो हमने कहा था वो था आधुनिक मानव, आदत से मजबूर। तो कुछ ना कुछ तो करना है भाई। वो क्या करेगा, एक जगह आकर उसने सोचा यहाँ बार बार आने से तो अच्छा है, क्यों ना हम एक काम करें, क्या, क्यों ना हम एक काम करें, अ, किसी को यहीं पर अपना घर बना लें। अब बहुत सारे यहाँ पर जब घर बन जाएंगे, तो पूरा का पूरा एक शहर बस जाएगा कि नहीं बसेगा? पूरा का पूरा शहर बस गया, और शहर बस गया, और शहरी सभ्यता कहाँ पर आ जाएगी? हमारी सिंधु की सभ्यता में आ जाएगी। और उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। बात आपको समझ आती है? हमने पढ़ा था ताम्र पाषाण काल, वो समय जिसमें तांबे के साथ साथ पत्थर का यूज किया जाता है, या पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज किया जाता है, उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। यहाँ तक आप सभी को बात समझ आती है? ठीक है, उसके बाद हम क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।